नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप और राजा खेत सिंह जुदेव की प्रतिमाओं का बटन दबाकर अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप की वीर गाथा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। साथ ही उन्होंने राजा खेत सिंह के राष्ट्रीय सहयोग पर भी चर्चा की और महाशिवरात्रि की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति का भव्य अनावरण का कार्यक्रम महाराजा खेत सिंह जुदेव जी की भव्य मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के बाद अब मुझे नीलकंठ महादेव के इस पावन धरा पर अजय कालिंजर दुर्ग में इस कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रामचरितमानस विवाद को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने 2 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। सपा ने पूर्व प्रवक्ता और राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उनके निष्कासन को लेकर पार्टी ने कोई वजह नहीं बताई। हालांकि उनके निष्कासन को पार्टी लाइन से हटकर रामचरितमानस के सम्मान में यात्रा निकालने की घोषणा से जोड़ा जा रहा है। सपा सरकार में रोली तिवारी राज्य महिला आयोग की सदस्य थीं और फिर पार्टी ने इन्हें प्रदेश प्रवक्ता बनाया। वर्तमान में इनके पास अब कोई भी दायित्व नहीं था। तो रामचरितमानस पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में अब सपा ने अपनी 2 नेताओं को, महिला नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस विवाद का विरोध किया था। सपा ने राम का नाम लेने की वजह से निकाला है, ऐसा ऋचा सिंह का कहना है। वहीं अखिलेश पर लगातार बरसती हुई नजर आ रही हैं ऋचा सिंह। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को अपर कास्ट के वोट की जरूरत नहीं है। वहीं स्वामी पर बोले तो खैर नहीं, रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया है और ऋचा सिंह को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया है। स्वामी पर बोलने की वजह से यह पूरी कार्रवाई की गई है। तो इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो तौकीर, जिस तरह से रामचरितमानस पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है और ऐसे में सपा द्वारा अपनी 2 महिला नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, ये इकलौती 2 महिलाएं नहीं है समाजवादी पार्टी में जिन्होंने विरोध किया है इस तरह की राजनीति को लेकर। जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी कुछ पंक्तियों को लेकर वो लगातार हमलावर हैं। ऐसे कई नेता हैं समाजवादी पार्टी में जो उनसे सहमत नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य से। अब तीसरे लाइन पे नेता हैं एक शिल्पी चौधरी, उन्होंने भी इसका विरोध जताना शुरू कर दिया है। खास बात है कि ये नेता सोशल मीडिया पर खासकर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वहाँ सही विरोध जताते हैं। तो एक नाम अभी और है शिल्पी चौधरी। इसके अलावा एक राकेश प्रताप सिंह हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी एक बात कही है। लेकिन जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी ने अपना एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें साफ तौर पर कहा है कि हम लोहियावादी लोग हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए कोई भी ऐसी बात ना की जाए जो किसी के लिए आहत हो। गाइडलाइन तय की गई हैं और खासकर जो प्रवक्ता हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि ऐसे मुद्दों से बचें जहां पर इस तरह की चर्चा होती है। तो कई ऐसी गाइडलाइन सरकार उनकी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि ये जिस तरह से रोली तिवारी और ऋचा सिंह का मामला है, ऐसे कई नेता हैं, तो कहाँ तक समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं को हटाएगी जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं, उनके समर्थन में नहीं है और इस तरह के रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले मुद्दे पर उनको सोशल मीडिया पर भी घेरने की कोशिश करते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल घड़ी जरूर है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पार्टी में महासचिव बना दिए गए हैं, बड़ा जिम्मेदारी उनको दी गई है। अब उनकी बात को कैसे नकारा जाए और अपने वो जो आपके अपर कास्ट नेता है उनको कैसे संभाल के रखा जाए, ये एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए भी है। बिल्कुल तौकीर, तो जिस तरह से अभी आपने कहा है कि प्रवक्ताओं को ये साफ तौर पर नसीहत दी जा रही है कि वो किसी भी तरह की इस तरह की टिप्पणी करते हुए और बात करते हुए बचें, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह की कोई नसीहत क्यों नहीं दी जा रही है, जो लगातार इस तरह की धार्मिक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और विवादों में घिरे हुए हैं?
देखिए, कई बार इस मुद्दे पर चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं आखिर उसके क्या मायने हैं, क्या मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति पर समाजवादी एक बार फिर चल पड़ी है। 12-13 साल पहले जो राजनीति का जो एक नया आयाम खोला था बहुजन समाज पार्टी ने, क्या उसी ट्रैक पर समाजवादी पार्टी की ट्रेन दौड़ रही है। इस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता रहे हों, लेकिन इस समय वो समाजवादी पार्टी में हैं और जो बयान है वो उनका निजी बयान है और निजी बयान के तौर पर वो अगर अपने क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते के अलावा वो एक ऐसी जात का भी दायित्व निभाते हैं, उसकी भी पैरोकार हैं। उस जात के तौर पे अगर वो जाति नेता के तौर पर अगर वो कुछ बयान दे रहे हैं तो उस पर विमर्श होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, ये जो जिस तरह से गर्दन काटने का या इस तरह की बातें हो रही हैं, इन बातों को किनारा करके अगर ऐसा कुछ है तो उस पर चर्चा हो। अन्यथा अगर उनके जात के लोग साथ में नहीं हैं तो जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार माफी मांग लेनी चाहिए और सभी को किनारा कर लेना चाहिए इस मुद्दे से। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रोज नए नेता आ रहे हैं, उनका समर्थन में भी आ रहे हैं, ओबीसी खासकर जो नेता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में दोहरी राजनीति पर इस समय समाजवादी पार्टी की रेल दौड़ रही है। अगर वो स्वामी प्रसाद ताकीर सुनेंगे आपको, पर इसी बड़ी खबर पर अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ खुद रोली तिवारी मिश्रा, पूर्व सपा प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं। तो रोली जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी, आप सभी का बहुत बहुत जी। रोली जी, तो जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है सपा पार्टी द्वारा आप पर, किस तरह से देख रही है इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव से लोकतंत्र की बात करने वाली पार्टी थी, लेकिन हमें ये जो है विपक्षी आरोप लगाते रहे हैं सदा से कि ट्विटर से पॉलिटिक्स होती है। तो मुझे तो पहली बार अपना निष्कासन भी ट्विटर से पता चला। किसी भी तरह का कोई संवैधानिक तौर पर ना हमें कोई नोटिस दिया गया, ना हमसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगा गया, ना कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसके साथ ही साथ हमसे कुछ पूछा भी नहीं गया। इसके अलावा मैं 16 वर्षों से इस पार्टी में हूँ, पार्टी को सींचा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब सिर्फ एक सांसद थे, ना वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ना वो मुख्यमंत्री थे, तब से उनसे जुड़ी हूँ। नेताजी के साथ काम किया है। समाजवादी पार्टी सैफई परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ मैंने काम किया है। 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का आज मुझे अपनी निष्ठा का नतीजा निकला है कि श्री रामचरितमानस और प्रभु श्री राम के बात का जो विरोध करना, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार अपमान कर रहे थे, उसके विरोध के एवज में मुझे सूचना दी जाती है ट्विटर के माध्यम से कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है। न किसी पार्टी लेटर हेड पर ऐसा है लिखा गया, न किसी अथॉरिटी के उस पर साइन है कि किसने निकाला, किसके आदेश से निकाला गया। बस एक लाइन की ट्वीट है और मैं समझती हूँ कि बड़ा शोचनीय और चिंतनीय विषय है पार्टी के लिए। बिल्कुल रोली जी, तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, तो ऐसे में आपको अगर पार्टी ने निष्कासित कर दिया तो ये समझा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी तरह से समर्थन में है सपा पार्टी और अखिलेश यादव? देखिए, अभी तक तो मुझे नहीं लगता था, क्योंकि उनका बयान इतना घिनौना था, इतना अभद्रतापूर्ण था, इतना गलत था कि हमारी जो प्रभु श्री राम है वो हमारी आस्थाओं के केंद्र है। वो भारत की आत्मा में निवास करते हैं, करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र है। प्रभु श्री राम भारत की सामाजिक लोकतांत्रिक आत्मा है। प्रभु श्री राम इस अखंड विश्व के सबसे बड़े समाजवादी हैं, जो माता शबरी के झूठे बेर खाते हैं, निषाद राज केवट को अपने गले लगाते हैं, नल लील अंगद जामवंत के साथ मिलकर के एक सेना बनाते हैं। प्रभु श्री राम हमारे जीवन की आचार संहिता है, हमें कैसे जीवन जीना है, एक मनुष्य को किस प्रकार जीवन जीना है, प्रभु श्री राम उसका प्रतीकात्मक सामाजिक स्वरूप है। उस सारे स्वरूप का हम लोगों ने बात की और कहा कि श्री रामचरितमानस हमारा धर्म ग्रंथ है। आप बौद्ध हैं, मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि आप बौद्ध हैं, आप बौद्ध धर्म की बात कीजिए, उसके प्रचार प्रसार की बात कीजिए। 500-600 वर्ष पूर्व लिखी हुई पंक्तियों को सिर्फ राजनीतिक कारणों के लिए, सिर्फ वोटों की दलाली के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने एक एजेंडा के तहत काम कर रहे थे। वो दल बदल की नीति के माहिर कलाकार हैं। वो हर जगह जाते हैं। पार्टी में उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं था। उन्होंने पूरी तरीके से एक विधानसभा चुनाव तक नहीं जीत पाए। उसके बाद आज जो महिलाएं मुखर होकर के प्रभु श्री राम के समर्थन या श्री रामचरितमानस के समर्थन में आई है, उनको पार्टी से निकालना ये संदेश है
कि कहीं पार्टी की स्थिति या खराब है, या पार्टी ये मानती है कि सनातन धर्म की बात करने वाले, प्रभु श्री राम की बात करने वाले, श्री रामचरितमानस की बात करने वाले लोग अब पार्टी में ना रहे, ब्राह्मण लोग ना रहे, सवर्ण ना रहे, या फिर ऐसा मैसेज देना चाहती है कि साधु संत धर्माचार्य जिन पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार अभद्र टिप्पणियां की, उनका मैंने विरोध किया। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम ऐसी स्थिति में रामचरितमानस को बैन कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे, उसका विरोध किया। तो मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी नहीं है कि मैं अपने धर्म पर घात बर्दाश्त करूं। मैं अपने धर्म का अपमान स्वीकार नहीं कर सकती। मैं अपने सनातन धर्म का, प्रभु श्री राम का, श्री रामचरितमानस का अपमान स्वीकार नहीं करती। ठीक है, रोली जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्या आप कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे इसके बाद? देखिए, ना तो मुझे किसी पार्टी ने बुलाया है, ना ही मैंने कभी किसी और पार्टी की तरफ रुख किया। समाजवादी पार्टी मेरी मातृत्व पार्टी है, समाजवादी पार्टी मेरी माँ है। मैंने कभी समाजवादी पार्टी को अपने जीवते जी छोड़ने की कल्पना नहीं की थी, बल्कि मैंने सोचा था कि जब मैं जाऊंगी विदा होकर इस दुनिया तो समाजवादी पार्टी के झंडे में ही जाऊंगी। लेकिन अब इस तरह की परिस्थितियां हैं, एक बेटी को उसके परिवार से निकाला गया है, तो अभी तो प्रभु श्री राम का आसरा है, प्रभु श्री राम का हाथ मैंने थामा है, तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। पता नहीं, ईश्वर, हो सकता है कि ये मेरी राजनीतिक जीवन के 16 वर्ष की तपस्याओं का अंत हो, या फिर हो सकता है कि प्रभु श्री राम मेरा कोई पुनर्जन्म करें। वो सब प्रभु के पास है, प्रभु ही कुछ करेंगे। बाकी अब आगे मैं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, संवर्धन और उसके सौष्ठव के लिए काम करूंगी। रोली जी, क्या लगता है कि आगामी चुनाव पर इसका अब कुछ खास असर देखा जा सकता है? क्योंकि चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी ने कद बढ़ा दिया है, आपको पार्टी का बाहर रास्ता दिखा दिया है, और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट इस वक्त पूरा सनातन धर्म है। तो क्या इसका असर आगामी चुनाव पर पड़ता हुआ? देखिए, बड़ी शर्मनाक बात है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह पार्टी नेतृत्व को समझाया। क्योंकि पार्टी नेतृत्व जो कि स्वयं यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जिनको सभी जातियों के लोग पूजते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण व्यवस्था तत्कालीन थी, उसके सभी जातियों के लोग, यहाँ तक कि सूर्य नर मुनि सब पूजते हैं भगवान श्री कृष्ण को। देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, महंत साधु महात्मा पूजते हैं, यहाँ तक कि देश नहीं विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजन होती है। उनके वंशज और वो जाति के लोग जिसको कि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत काम किया, वो लोग सड़क पर बैठ के कहते हैं होर्डिंग लगाकर हम शूद्र हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जातियों को बांट दीजिए, जातियों को आपस में लड़ा दीजिए, पिछड़े दलित सवर्णों को आपस में लड़ा दीजिए। ठीक है रोली जी, बिल्कुल दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी के सीतापुर में शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हुए थे और शिवपाल ने सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार लोगों को परेशान कर रही है। शिवपाल ने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है और सपा को मजबूती के साथ यूपी में फिर से लाना है। देखिए 24 में अभी तो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष में नेता भी हैं, अभी भी हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी को हटा लेंगे तो कोई वो सोचे कौन बनेगा। प्रदेश की कितनी सीटों पर, प्रदेश की लोकसभा कितनी सीटों पर मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी को हटा करके संगठन को मजबूत करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे और हम लोग सरकार में आए। 2024 में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी प्रदेश से लेकर आएगी? हमारा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा इतना जीते कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना पाए। यूपी सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी ने कानपुर देहात अग्निकांड पर बेतुका बयान दिया है और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने कहा है कि मैं महिलाओं में आग लगाने की टेंडेंसी होती है उसका विरोध करता हूं और वो जल्द ही आग लगाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। उनका भी कोई मरने का इरादा नहीं था, वो चाहती हैं कि हम ये करेंगे तो तहसील प्रशासन भाग जाएगा, लेकिन बड़ा हादसा हो गया। मंत्री के पति यही नहीं थमे, उन्होंने आगे ये भी कहा कि बात आज की नहीं है,
आगे भी इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कोई गैर कानूनी काम होता है, उस पर कोई मर जाता है, तो क्या प्रशासन और कानून को इतना ज्यादा खत्म कर देना चाहिए कि वो सही डिसीजन ही ना ले पाए? देखिए, जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। रामचरितमानस के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मचे घमासान के बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने सपा पर जमकर तंज कसा है। नंदी ने कहा है कि अखिलेश को उत्तराधिकारी में गद्दी मिली थी, लेकिन अखिलेश को बुद्धि नहीं है। और जिस तरह से देश, दुनिया और प्रदेश के निवेशकों ने विश्वास व्यक्त किया है, हम अपने एक एक निवेशक, एक इन्वेस्टर को इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आपका किया हुआ एक एक निवेश सुरक्षित है। आपके हितों की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और जो पूरे इतने सारे एमओयूज हुए हैं, उसके लिए अभी हम पिछली कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके उन बच्चों की उन लोगों की इंडस्ट्रीज की हैंड होल्डिंग के लिए हमारे यहाँ जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, उनको भी ग्रुप वाइज, सेक्टर वाइज जिम्मेदारी दी गई है। वहां वाराणसी में पुलिस कमिश्नर से मिलने दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रशासन के जरिए कार्रवाई और मुकदमे की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। 13 फरवरी को जो आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन जिस हिसाब से उस कार्यक्रम को निरस्त किया, और हमने जब जायज बातों को रखा मीडिया के सामने, जनता के सामने, हम सबके ऊपर कार्रवाई करने और मुकदमे की धमकी मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम सबको दी जा रही है। तो उसी संदर्भ में आज हम सब बनारस से कांग्रेस जनों का डेलीगेशन पुलिस कमिश्नर महोदय से मुलाकात किया है, ज्ञापन सौंपा है कि पूरे प्रकरण विधिवत जांच करा करके वास्तविक दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि आप ये राहुल गांधी जी का आगामी 13 फरवरी का बनारस होकर के प्रयागराज जाने का कार्यक्रम, ये इसकी सूचना हम लोग को सीआरपीएफ के कमांडेंट राजू सिंह द्वारा फोन करके हमको और जिला अध्यक्ष जी को दी गई थी और एक्शन के लिए आमंत्रित किया गया था एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हर शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाना काफी ज्यादा आम हो चुका है, लेकिन अब लोहिया संस्थान में हुए 20 संविदा कर्मियों की नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की जा रही है। ये मांग दलित पिछड़ा शिक्षक एसोसिएशन की ओर से की जा रही है। वहीं एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप का कहना है कि लोहिया में 20 संविदा कर्मियों की नियुक्ति में एक वही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शामिल नहीं है। संविदा कर्मियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को पत्र लिख इन फर्जी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है। कि लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 20 संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से एक भी आरक्षित वर्ग के डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है, यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी मंशा बहुत पहले से ही जाहिर थी, सभी को पता था, लेकिन इस भर्ती में भी एक भी पदों पर नियुक्ति न करके इसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सरकार आरक्षण विरोधी है, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को छीनने वाली है। तो लोहिया संस्थान शिक्षक भर्ती घोटाले में लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो काफी ज्यादा आम हो चुका है। वहीं अब नियुक्तियां रद्द करने की भी मांग की गई है। लोहिया संस्थान शिक्षक भर्ती घोटाले में इस तरह से जो लगातार आरोप लगाए जाते हैं, जो प्रत्यारोप लगाए जाते हैं,
उसको लगाना काफी ज्यादा आम हो गया है। वहीं अब जिस तरह से नियुक्तियां रद्द करने की मांग की गई है, ऐसे में किस तरह के आगे कदम उठाए जाते हैं, यह देखना वाकई में काफी दिलचस्प होगा। कानपुर देहात में अग्निकांड मामले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें नेहा सिंह ने योगी सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा और साथ ही सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर के गांव मंडोली के कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी प्रमिला दीक्षित व उसकी बेटी को जिंदा जलाने के मामले में आज सहारनपुर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर मार्च निकाला और जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें उन्होंने कानपुर में हुए इस भीषण अग्निकांड की जमकर निंदा की और कहा कि ऐसी घटनाओं से लगता है कि प्रदेश में असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कानपुर में जिस तरह का विभत्स कांड हुआ है, ब्राह्मणों को किस प्रकार से जला करके मार दिया गया है, और उसके साथ साथ ही अन्य जिलों में भी ब्राह्मणों के साथ बहुत अत्याचार का कार्य चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितना हो चुका है उसको योगी सरकार बंद करे, और अगर बंद नहीं करती तो इसका निश्चित रूप से खमियाजा ब्राह्मण समाज की ओर से उनको दिया जाएगा। इसका जवाब दिया जा सकता है। आने वाले 24 में हम आपको निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से भी चिंतित हैं। कल शिवरात्रि के मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा शिवालयों में जलाभिषेक किया जाएगा और बताना चाहेंगे कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिस तरीके से राज्य सरकार लगातार युवाओं पर लाठीचार्ज करवा रही है और अभी तक प्रतियोगिता परीक्षाओं की सीबीआई जांच नहीं हुई है, इसको लेकर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवालयों में जाकर जलाभिषेक कर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से विगत दिनों में चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ हो, चाहे नौजवानों पर लाठीचार्ज की बात है, बेरोजगारों को परेशान करने की बात है, व्यापारियों को परेशान करने की बात है, गरीब व्यक्ति को परेशान करने की बात है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर तमाम जगह पर जो जहां है, जिस स्थान पर भी है, जहां जिसके घर के नज़दीक शिवालय है, शिवालयों में जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे और जलाभिषेक करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे। ये सरकार इस प्रदेश के नौजवानों के बारे में सोचे, बेरोजगारों के सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, व्यापारियों के बारे में सोचे। और उत्तराखंड में धामी सरकार भी अब हिंदू आस्था के प्रतीक शहरों को सुंदर और भव्य रूप देने में जुट गई है। इसके लिए कैबिनेट से हर की पौड़ी पर कॉरिडोर बनाने को मंजूरी मिल गई है और ये कॉरिडोर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। बताना चाहेंगे कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अधिकारियों ने इसके लिए कवायद को शुरू कर दिया है। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरी योजना की मॉनिटरिंग। डीजीपी अशोक कुमार आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वानी कोतवाली का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने मालखाने मेस और असलहे के साथ ही अभिलेखों के रखरखाव का भी निरीक्षण किया। साथ ही कोतवाली में आगंतुकों और महिलाओं के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क की डीजीपी ने तारीफ की और कोतवाली परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को देखकर भी डीजीपी बेहद संतुष्ट नजर आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा
कि उन्होंने कोतवाली का बारीकी से निरीक्षण किया है, जिसमें साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर मिली हैं। वहीं एनबीडब्ल्यू और कुर्की के मामलों में कमी देखी गई, जिनको ठीक करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज मैंने जो हल्द्वानी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, हमारे साथ आईजी साहब और एसएसपी साहब भी थे। कुल मिलाकर के हमने पूरा भवन का निरीक्षण किया। यहाँ पे जो थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, बैरक, महिला बैरक, महिला हेल्पलाइन और ये सब का भी निरीक्षण किया। तो ओवरऑल मैंने दो चीज़ें इनके इस थाने के बारे में बहुत अच्छी पाई हैं। एक तो महिला हेल्पलाइन और महिला हेल्प डेस्क भी, और तीसरा कार्यालय का रखरखाव। कार्यालय में जो अभिलेख होते हैं उनका रखरखाव, तो उनके जो प्रभारी हैं, महिला हेल्पलाइन प्रभारी, कार्यालय अभिलेख प्रभारी, उन लोगों को पुरस्कृत भी किया है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता।